हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स पॉइंट। मैं दीपक सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स पॉइंट पे। हम लोगों ने अपना जो पिछला वीडियो देखा हुआ था, काफ़ी समय हो गया उसका, बीच में कुछ ऐसी समस्याएं आई जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो आज से मैं फिर कोशिश करूँगा कि उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएँ और अपने उस टॉपिक को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें इन 2 वीडियोज़ में। तो हमने अपना जो पिछला टॉपिक देखा था उसमें हम लोगों ने भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। हम लोग भारत के फिजिकल डिवीजन को देख रहे थे, जो भौतिक विभाजन भारत का हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था। भौतिक विभाजन के आधार पर हम लोगों ने भारत को कई हिस्सों में बांट रखा था, जैसे कि मुख्य रूप से उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश हो गया, फिर आपका उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है या जिसको हम लोग सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र हो गया। प्रायद्वीपीय पठार में हम लोगों ने प्लेट्यूज की बात की थी, साथ ही साथ में जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, इन सब की बात कर ली थी। फिर फिजिकल डिवीजन का जो अगला टॉपिक होगा, अगला जो सेगमेंट है उसमें होगा तटीय मैदान, जो कोस्टल प्लेन्स हैं, साथ ही साथ आइलैंड्स हो गए जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह। उसके बाद फिर जब हम लोग मैदान देखेंगे उत्तर भारत के, उसी तरह हम लोग जो राजस्थान का मरुस्थल है, थार मरुस्थल, इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार को तो हमने कंप्लीट कर लिया था, मेरे ख्याल से 3 वीडियोज उसमें मैंने डाले हुए थे, और मैंने उसमें दक्षिण भारत का जो भी पठार है, जो भी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट वगैरह पहाड़ियाँ, ये सारी चीज़ों को हमने कवर कर दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग कवर करेंगे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या। देखिए, जब हम लोग उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हमको अध्ययन करना पड़ेगा ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय जो कि भारत के सबसे उत्तर में नदर्न बिल्कुल छोर पे स्थित है, सबसे उत्तर में भारत की स्थित है ट्रांस हिमालय। फिर ट्रांस हिमालय की जब हम लोग दक्षिण में आएंगे तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण के बाद में हम लोग देखेंगे हिमालय को। ट्रांस हिमालय मीन्स पार हिमालय, हिमालय के पार का क्षेत्र ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद जब ट्रांस हिमालय के हम दक्षिण में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। इस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग कई पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यानी कि उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको हम लोग 3 सेगमेंट में बांट के पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय और फिर पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। अब जब ट्रांस हिमालय को हम लोग बांटेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे, तो देखिए ट्रांस हिमालय को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय के काराकोरम है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे काराकोरम को, यानी कि ट्रांस हिमालय में भी सबसे उत्तर में जो रेंज है वो है काराकोरम। उसके बाद अगली जो रेंज है उसको हम लोग कहते हैं लद्दाख। फिर लद्दाख के दक्षिण में जास्कर रेंज, और एक अन्य रेंज है कैलाश। इस कैलाश रेंज को दोस्तों इस लद्दाख का ही बढ़ा हुआ हिस्सा माना जाता है, जो कि भारत में नहीं है, पूरा का पूरा तिब्बत में ही स्थित है। फिर हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, तो हिमालय में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय, या इसी को बोलते हैं हिमाद्री या ग्रेट हिमालय। फिर हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय के बारे में, इसी को मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, ये ग्रेट हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया। और फिर हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक के बारे में, ठीक है, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। फिर जब लोग पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे तो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में हम लोग काफ़ी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी पटकाई बम रेंज हो गई, डफला मिरियाबोर मिसमी हो गई, गारो खासी और जयंतियाँ हो गई, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की पहाड़ियाँ, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, और फिर मेघालय की पहाड़ियाँ। शिलांग पठार में जो मेघालय की पहाड़ियाँ, गारो खासी और जयंतियाँ, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ हो गई, हिमालय हो गई, ट्रांस हिमालय हो गई। इन 3 टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे अपने उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय से, ठीक है। सबसे पहले अपने टॉपिक की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, ट्रांस हिमालय से करेंगे।
देखिए ट्रांस हिमालय को हम लोग स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें देख लें। जैसे कि जो ये ट्रांस हिमालय है, इसकी जितनी भी रेंजेस हैं, चाहे वो काराकोरम हो, लद्दाख हो या जास्कर हो, इन तीनों ही रेंजेस का निर्माण हिमालय के पहले हो चुका था, यानी हिमालय इनके बाद की बनी हुई संरचना है। हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय की तीनों रेंजों का निर्माण हो चुका था। साथ ही साथ ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। है ना, ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। भारत की सबसे उत्तर में स्थित संरचना है। भारत के सबसे उत्तर पार्ट में स्थित है, सबसे नदर्न पॉइंट पर स्थित है। साथ ही साथ देखेंगे हिमालय से पहले निर्माण, यानी कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले ही हो चुका था। ठीक, ट्रांस हिमालय के बारे में हमने देखा कुछ पॉइंट्स। अब हम देखेंगे कि ट्रांस हिमालय को हम लोग कैटेगराइज कैसे करते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय को मैंने अभी बताया आपको कि ट्रांस हिमालय को हम लोग काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, इन तीन रेंजों में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। इन तीनों को हम लोग अलग अलग इन तीनों की चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे काराकोरम के बारे में। देखिए जो काराकोरम है, इस काराकोरम का जो विकास है भारत के सबसे उत्तरी भाग पर हुआ है, यानी इसकी जो हमें स्थिति दिखेगी, अवस्थिति दिखेगी, ये भारत के बिल्कुल नदर्न पॉइंट पर दिखेगा। इसके लिए एक छोटा सा मैं रफली मैप बना करके और इनकी हम लोग एक पूरी लोकेशन एक ही मैप में देखने का प्रयास करते हैं। छोटा सा मैं मैप बनाऊंगा। ये हमारे भारत का चलिए हमारे भारत का उत्तरी हिस्सा है, यानी कि जो भारत का उत्तरी मैप है। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है, सबसे उत्तर में मैंने बताया ट्रांस हिमालय। तो देखिए ट्रांस हिमालय की भी 4 अलग अलग रेंजेस हैं। तो देखेंगे हम लोग सबसे उत्तर में है काराकोरम। ये क्या है, ये आपका काराकोरम। काराकोरम के दक्षिण में फिर हमको दिखाई देता है कैलाश। कुछ इस तरीके से कैलाश की स्थिति है। कैलाश का ही बड़ा हुआ हिस्सा माना जाता है, कैलाश कह रहा हूं, ये लद्दाख। ये क्या है आपका, ये काराकोरम है, ये आपका कैलाश है, ये है आपका लद्दाख। लद्दाख के दक्षिण में दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो रेंज है इसका नाम है जास्कर। ठीक है, इसी तरीके से लद्दाख के दक्षिण में हम लोग देखेंगे ग्रेटर हिमालय है। लद्दाख के जो जास्कर रेंज है, यानी कि जो ट्रांस हिमालय है, इस जास्कर रेंज के जस्ट दक्षिण में एक रेंज स्टार्ट होता है यहाँ से, और ये रेंज जो है इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर हिमालय। और ये जाएगा कहाँ तक, देखिए ये एक तरीके से चाप के आकार का है। ये ग्रेटर हिमालय एक तरीके से दोस्तों चाप के आकार का हमको दिख रहा है ना। और ये आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए, नेपाल होते हुए, फिर आपका भूटान, सिक्किम वगैरह होकर के और अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत, यहाँ पर एक चोटी है इस ग्रेटर हिमालय में, और इसका नाम है नामचा पर्वत। और यहाँ पर एक चोटी है इस जगह पर, और इस चोटी का दोस्तों नाम है नंगा पर्वत। तो देखिए जो ग्रेटर हिमालय नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक एक चाप के आकार में जिस तरह से दिख रहा है, ये क्या है, ये है ग्रेटर हिमालय, यह हिमाद्री। ठीक है, ग्रेटर हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में लघु हिमालय हमें मिलेगा। जिस तरीके से जो ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री है, ये एक सतत रूप से दिख रहा है, ये हमको बहुत ज्यादा कटा छटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो लघु हिमालय हमें दिखाई देता है, ये लघु हिमालय अलग अलग रेंजेस के रूप में दिखाई देता है। देखिए
अलग अलग रेंजेस के रूप में, काफी कटा छटा सा दिखाई देता है। ठीक, लघु हिमालय, लघु हिमालय के दक्षिण में, लघु हिमालय के दक्षिण में दोस्तों फिर एक रेंज है और जिसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। और ये शिवालिक जो है, शिवालिक आगे जाकर के सिक्किम के पास से या आप कह दें कि बिहार से आगे बढ़ते ही जो शिवालिक है लघु हिमालय से बिल्कुल से सट करके चलने लगती है। ठीक है, यानी कि पहले तो पश्चिम में तो काफी दूर दूर दोनों दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ चूंकि जगह कम थी तो मैप उतना सही मैंने बनाया नहीं, ये है आपका नेपाल का हिस्सा है, फिर इधर का आपका सिक्किम है और फिर भूटान है। तो देख रहे हैं हम लोग नेपाल के जैसी आगे बढ़ रहा है शिवालिक, तो ये बिल्कुल से लघु हिमालय से सट करके चलने लगेगा और सिक्किम पहुंचते पहुंचते अब शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में डिफरेंस करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए, इसी जो लघु हिमालय है इसका ही जो पूर्वोत्तर भारत में जो विस्तार है, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हम लोगों ने अपना तीसरा टॉपिक देखा है ना हमें, तो जो पूर्वोत्तर भारत में जो विस्तार है इस लघु हिमालय का, वही अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि डफला मेरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बम। जैसे ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में डफला मेरी, अबोर, मिसमी, या का पटकाई बम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, ब्लू माउंटेन इसी में आपका हो गया, बरेल हो गया। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग रेंजेस के रूप में हमें क्या दिखाई दे रहा है, लघु हिमालय दिखाई दे रहा है। ठीक है, शिवालिक बिल्कुल से लघु हिमालय में जाके सिक्किम के पास से बिल्कुल सट चुका है। ये आपका हो गया शिवालिक। जो हो गया आपका लघु हिमालय। ठीक है, ब्लू से आपका ग्रेटर हिमालय बना हुआ है, ब्लैक से लघु हिमालय, रेड से शिवालिक, ऊपर रेड से तीनों ट्रांस हिमालय की रेंजेस बनी हुई हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे उत्तर भारत में ये सारी रेंजेस हमको दिख रही हैं, सारे जो सारे ट्रांस हिमालय, लघु और शिवालिक की जो स्थिति है कुछ इस तरीके से है। अभी मैं बाद में जब एक एक की बात करूंगा तो अलग से मैं बना करके वहां पे भी डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ। अब हमें कुछ चीजें यहीं पर हम लोगों को देख लेना ज्यादा सही है कि ये जो ट्रांस हिमालय और जो ग्रेटर हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय जिस फॉल्ट के द्वारा अलग हो रहे हैं, जिस एक बाउंड्री के द्वारा, जिस सीमा के द्वारा अलग हो रहे हैं, इस सीमा को बोला जाता है, ये जो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में ये जो सीमा है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को दोस्तों बोला जाता है ITSZ, यानी कि इंडो सांको सचर जोन। ठीक है ना, यानी कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो फॉल्ट है, जो बाउंड्री है, उसको इंडो सांको सचर जोन के नाम से जाना जाता है, ये वाली बाउंड्री। फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करती है जो बाउंड्री, उसको बोला जाता है मेन कंट्रोल थ्रस्ट, यानी इसके बीच में ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है, इसको दोस्तों बोला जाता है मेन कंट्रोल थ्रस्ट। ठीक है, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, लघु और शिवालिक के बीच में ये जो बाउंड्री है, जो ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो अलग कर रहा है, इसको बोला जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर हम देखेंगे एक हिमालयन फ्रंट फॉल्ट भी होता है। ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट दोस्तों यहाँ पर स्थित होगा, यानी शिवालिक और जो उत्तर भारत को जो मैदान है, तो शिवालिक को उत्तर भारत के मैदान से जो अलग करता है, इसको हम बोलते हैं हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट, सॉरी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। यानी कि यहां पे क्या होगा, ये है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, तो ये चारों को आपको याद रखना है। एक तो ये हो गया,
जो कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, ITHZ बोलते हैं। दूसरा ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग कर रहा है, जो बीच में बाउंड्री है, जो सीमा का निर्धारण कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मेन कंट्रोल थ्रस्ट। फिर लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो सीमा का निर्धारण कर रहा है उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। और फिर शिवालिक और जो उत्तर भारत का मैदान है, इसको जो अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, उसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्लियर ना? ये चीजें आपको याद रखनी है। हम लोगों ने लोकेशन भी देख ली, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय अलग अलग रेंजों में कटा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, अलग अलग रेंजों में। फिर हमने शिवालिक देख लिया, और शिवालिक के दक्षिण में हमें विस्तार दिखाई देगा हमारे उत्तर भारत के मैदान का। शिवालिक के दक्षिण में हमको उत्तर भारत के मैदान का विस्तार दिखाई देगा, उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काराकोरम के बारे में। देखिए जो दोस्तों जो काराकोरम है, इस काराकोरम का विस्तार हमको दिखाई देगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। काराकोरम का विस्तार हमको कहां दिखाई देता है, जम्मू कश्मीर और विस्तार लद्दाख में। यानी कि ये जो काराकोरम है, ये इसका अधिकांश जो क्षेत्र है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। अधिकांश, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मैं लिखता जा रहा हूं। अधिकांश जो इसका विस्तार है काराकोरम का, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। काराकोरम रेंज में ही यहाँ पर बिल्कुल इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर, यहाँ पर एक पर्वत चोटी है, एक पीक है, और इस पीक को दोस्तों हम लोग कहते हैं गार्डविन आस्टिन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, K2 कहते हैं। पर ये स्थित कहाँ है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। इसी वजह से इसको हम लोग भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कहते हैं, लेकिन अगर कभी कह दिया जाता है कि भारत अधिकृत क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर हम कहते हैं कंचनजंगा को, ठीक है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गार्डविन आस्टिन है ही, बशर्ते ये कहां पर है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक। जो काराकोरम है, इस काराकोरम को उच्च एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है। कुछ फैक्चुअल पॉइंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा। उच्च एशिया का मेरुदंड किसे बोलते हैं, तो हमें बताना है। उच्च एशिया का मेरुदंड बोलते हैं काराकोरम रेंज को, ठीक है। यूरेशियन प्लेट में स्थित है, तीसरा पॉइंट। यूरेशियन प्लेट में स्थित, ठीक है। चौथा हम देखेंगे, इस काराकोरम को भारत में कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम को भारत में कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है, और पाकिस्तान में इसको शाहगोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? पाकिस्तान में इसी काराकोरम को ही शाहगोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस काराकोरम की अगर एवरेज हाइट की हम लोग बात कर लें, काराकोरम की अगर एवरेज हाइट की बात करते हैं दोस्तों, 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट मिलेगी। और इसी वजह से यहाँ पर, क्योंकि इतनी ज्यादा एवरेज हाइट इसकी, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी हिल स्टेशन नहीं होगा, नो हिल स्टेशन। इसकी अधिकांश जो चोटियां हैं, अधिकांश जो चोटियां जो है काराकोरम की, ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहेंगी, ठीक है ना। साल भर ये बर्फ से ढकी रहेंगी। इतना ज्यादा ये ऊंचाई पर है, टेम्परेचर इसका इसलिए इतना कम होगा, इसलिए अधिकतर जो है इसकी चोटियां बर्फ से ढकी हुई रहेंगी। इसी कारण से इस पर कोई भी हिल स्टेशन का जो निर्माण है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ चीजें और इस ट्रांस हिमालय के, इस काराकोरम के बारे में। काराकोरम में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है ग्लेशियर है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देख लेते हैं इस काराकोरम के। तो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर में हम लोग देखेंगे, एक है सियाचिन, नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल भी कहा था सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन हो गया, पियाफो हो गया, बाल्टोरो हो गया, हिस्पर हो गया, ठीक है।
ये 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि काराकोरम में स्थित है। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पार ये महत्वपूर्ण दर्रे हो गए। अगर महत्वपूर्ण ग्लेशियर हो गए। अगर इंपॉर्टेंट दर्रों की बात करें हम, इंपॉर्टेंट पासेस, अगर महत्वपूर्ण दर्रों की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण दर्रों में अगगिल, खुंगरेव, कराकोरम। ठीक है, अगगिल, खुंगरेव, कराकोरम और एक और दर्रा है, नाम है उसका मिताका। ठीक, तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पार। एक और ससाइनी भी है, तो ससाइनी को भी आपको याद में रखना है। ससाइनी, और इंपॉर्टेंट पासेस में अगगिल, खुंगरेव, कराकोरम और मिताका। जो दोस्तों जो कराकोरम जो पास है ये सबसे हाईएस्ट पास है, भारत का हाईएस्ट पास 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है ना, जो कराकोरम पास है ये हाईएस्ट पास है। अगर हमको तिब्बत में जाना है तो हम इस कराकोरम पास को यूज कर सकते हैं, बस बशर्ते क्या कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, बर्फ से वर्ष भर ढका रहता है, इस वजह से कराकोरम पास का उतना अधिक यूज हो नहीं पाता। तो भारत का सबसे अगर हाईएस्ट पास की अगर कभी बात की जाए तो कराकोरम पास है। कौन कौन से पासेस हैं? अगगिल, खुंगरेव, कराकोरम और मिताका। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर में हमने देख लिया सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पार। ठीक है, केटो के बारे में बात कर ली हमने। अधिकांश भाग इसका पीओके में है। उच्च एशिया का मेरुदंड, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा। कृष्णगिरी कहते हैं भारत में, सातपुरी कहते हैं पाकिस्तान में। एवरेज हाइट है 6000 मीटर और इसी वजह से इस पर कोई भी हिल स्टेशन का निर्माण नहीं हुआ है। गार्डन राष्ट्रीय का भी अगर आपसे ऊंचाई पूछ ली जाए 8611 मीटर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह ये हो गया कराकोरम। अब अगला हम लोग बात करते हैं लद्दाख रेंज की। ये जो लद्दाख रेंज है दोस्तों, इसका भी विस्तार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। अधिकांश हिस्सा इसका लद्दाख के क्षेत्र में है। ठीक है, अधिकांश हिस्सा इसका लद्दाख के क्षेत्र में है। बौद्ध बहुल्य क्षेत्र है। बौद्ध बहुल्य क्षेत्र है। बौद्ध धर्म के अधिकांश बहुत से लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है ना, लद्दाख जो है आपका बौद्ध बहुल क्षेत्र है। जो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है ये भी, साथ ही साथ हम देखते हैं ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसके भी अगर कुछ पॉइंट्स की बात कर लें, ये भी आपका यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, अधिकांश भाग इसका लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उस लद्दाख यूनियन टेरिटरी में इसका अधिकांश भाग स्थित है। साथ ही साथ हम देखेंगे बौद्ध बहुल्य क्षेत्र है। ठीक, प्रशासनिक राजधानी इसकी लेह है। अच्छा, इस लद्दाख में 2 स्थान है, एक लेह और एक द्रास। इन दोनों स्थानों के बारे में देखना है। ये जो द्रास है, द्रास, यहाँ पर भारत का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। भारत का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है ना, यानी अगर भारत का सबसे ठंडा स्थान अगर बोला जाए तो भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थल कौन सा हो जाएगा? द्रास। यहाँ पर भारत का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और जो ये स्थान है इसको बोलते हैं लेह। यहाँ पर भारत में सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ठीक, यानी कि 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है।
इसी वजह से लेह को भारत का शुष्कतम स्थल भी बोलते हैं। जिस तरीके से द्रास को भारत का ठंडा स्थल भी सबसे ठंडा स्थल बोलते हैं, उस तरीके से लेह को भारत का सबसे शुष्कतम स्थल भी बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं जो लद्दाख रेंज है ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठारी भाग है, और इसी वजह से जो लद्दाख रेंज है इस पर शीत मरुस्थल पाया जाता है। यानी कि इसी ये लद्दाख रेंज को ही, ये जो लद्दाख रेंज है इसको ही, जो लद्दाख वाला क्षेत्र है इसमें इसको शीत मरुस्थल कहते हैं हम लोग, कोल्ड डेजर्ट की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है ना, इसी यानी कि इसी लद्दाख रेंज में ही भारत का शीत मरुस्थल स्थित है। इसी में लद्दाख रेंज में ही पांगोंग त्सो लेक स्थित है। पांगोंग त्सो झील स्थित है जो कि खारे पानी की झील है। दोस्तों इसी पांगोंग त्सो लेक को लेकर के ही भारत और चाइना के बीच में हमेशा एक युद्ध की स्थिति हमें दिखाई देगी। हमेशा दोनों के बीच में एक टेंशन का माहौल रहा आता है। इसी आपको लद्दाख रेंज इसे पांगोंग त्सो लेक को लेकर के ही, साथ ही साथ पांगोंग त्सो लेक के बारे में कहा जाता है कि ये जो टेथिस सागर है उस टेथिस सागर का ही ये बचा हुआ हिस्सा है। टेथिस सागर तो सूख गया लेकिन उसका ही एक तरीके से बचा हुआ हिस्सा है कौन, पांगोंग त्सो लेक। ठीक है, चलिए साथ ही साथ हम लोग कुछ चीजें और देखते हैं इसी लद्दाख में। इस लद्दाख रेंज में ही दोस्तों कुछ मैदान है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मैदान, इसी का एक तरीके से 7वां पॉइंट। इस लद्दाख रेंज में कुछ महत्वपूर्ण मैदान है। इन महत्वपूर्ण मैदानों में अगर हम देखेंगे जैसे कि एक देवसाई का मैदान, इसे लद्दाख रेंज का हिस्सा है। रुक्सू का मैदान, रुक्सू का मैदान हो गया, देवसाई का मैदान हो गया, अक्साई चिन का मैदान। ठीक है, तो अगर कभी आपसे पूछा था कि देवसाई का मैदान व रुक्सू का मैदान कहाँ स्थित है, तो हमें क्या बताना है, लद्दाख रेंज में स्थित है। अक्साई चिन का मैदान कहाँ स्थित है, इसी में स्थित है। ठीक है, एक और है दैसांग मैदान, ये 4 मैदानों को याद रखना है कहाँ स्थित है, इस लद्दाख रेंज में स्थित है। ठीक है, इसी में लद्दाख रेंज में ही दोस्तों एक चोटी है, लद्दाख रेंज में ही एक चोटी है। इस चोटी का नाम है राकापोसी। ठीक, तो इसी लद्दाख रेंज में ही एक चोटी स्थित है, राकापोसी। सर्वाधिक तीव्र, इस राकापोसी को सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी भी कहते हैं, सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी। ठीक है ना, राकापोसी दोस्तों क्या है, सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी भी कहते हैं राकापोसी को। किस कहां पर स्थित है, लद्दाख रेंज में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा राकापोसी के बारे में भी। ठीक है ना, भारत की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी हो गई। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में, देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में देखेंगे। जैसे कि इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पास है जिसका नाम है चांगला। ठीक है, ये चांगला पास क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चांगला पास से होकर के ही, चांगला पास इस जगह पर है, और इस चांगला पास से होकर के ही ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख रेंज के दक्षिण में प्रवाहित होती है। ठीक है ना, चांगला सिंधु भारत में प्रवेश। एक तो चांगला पास हो गया, एक खारदुंगला पास हो गया, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पास है, खारदुंगला। ठीक है ना, एक तो आपका चांगला पास हो गया, एक खारदुंगला पास हो गया। ये महत्वपूर्ण पासेस हैं जो कि लद्दाख रेंज में है। फिर हम देखते हैं कि ये जो आपका लद्दाख रेंज है, इस लद्दाख रेंज के देखिए दक्षिण से तो प्रवाहित हो रही है सिंधु नदी। ये क्या है, ये सिंधु नदी है, और इस लद्दाख रेंज के उत्तर से ऐसे प्रवाहित होती है एक नदी जिसको कहते हैं लोग श्योक नदी।
जो कि अभी काराकोरम रेंज से निकलती है श्योक नदी। काराकोरम रेंज जो कि नुब्रा घाटी में स्थित है, ठीक है। तो श्योक नदी निकल रही है कहां से? काराकोरम रेंज से, क्योंकि देखिए ऊपर है काराकोरम रेंज, फिर श्योक नदी बह रही है। श्योक नदी के दक्षिण में है लद्दाख रेंज और लद्दाख के दक्षिण में है सिंधु। तो आपसे कभी कभी अगर पूछा जाए कि लद्दाख रेंज कहां पर स्थित है, तो हम लिख सकते हैं लद्दाख रेंज का विस्तार श्योक एवं सिंधु नदी, सिंधु के बीच में है, ठीक है। तो लद्दाख रेंज का अगर विस्तार पूछ लिया जाए, अगर आपको कभी क्रम से अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाए, तो लद्दाख रेंज का विस्तार श्योक और सिंधु के बीच में है, ठीक है। अब ये तो हो गया लद्दाख रेंज। अब हम लोग बात करते हैं जास्कर रेंज की। देखिए जो जास्कर रेंज है दोस्तों, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश 2 राज्यों में है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पासेस हैं, जैसे कि आपका ये हो गया जोजिला, ये हो गया बुर्जिल, जोजिला और बुर्जिल दर्रा। जोजिला और बुर्जिल जो पास है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में 2 पासेस स्थित है, एक का नाम है बड़ा लाचा, बड़ा लाचला, और इसका नाम है सिपकिला, ठीक है। देखिए जो इस सिपकिला पास है, सिपकिला जो दर्रा है, इस सिपकिला दर्रे से होकर के ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। आप लोगों ने सुना होगा सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से। और जो बड़ा लाचला दर्रा है, इसी बड़ा लाचला दर्रे के पास से ही चेनाब नदी का उद्गम होता है। यहीं से एक नदी है जिसका नाम है दोस्तों चेनाब, ठीक है। इसी बड़ा लाचला दर्रे के पास से चेनाब नदी, चंद्रा और भागा नाम की 2 सरिताओं का उद्गम होता है, जो मिलकर के चेनाब नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया बड़ा लाचला दर्रा से चेनाब नदी निकल रही है। इसी बड़ा लाचला दर्रा के ही दक्षिणी हिस्से से रावी नदी का उद्गम माना जाता है। 2 पास हो गए, जोजिला और बुर्जिल 2 पास हो गए, ठीक। अब जो ये जो जास्कर रेंज है, अगर इसकी कभी स्थिति पूछ ली जाए, तो दोस्तों इस जास्कर रेंज की जो अवस्थिति है, ये लद्दाख एवं हिमाद्री के मध्य में स्थित है। लद्दाख एवं हिमाद्री के मध्य में स्थित है। साथ ही साथ इस जास्कर के दक्षिण में ITSZ, इस जास्कर के दक्षिण में दोस्तों इंडो सांको सचर जोन स्थित है। इस इंडो सांको सचर जोन से ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय से अलग होता है। ग्रेटर हिमालय यानी कि हिमाद्री से अलग होता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि जो ITSZ है, इसका ये कहां पर स्थित है, तो जास्कर के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। जास्कर के दक्षिण में ITSZ स्थित है। चलिए अगर नदी के हिसाब से पूछ लिया जाए, तो हम लोगों ने पढ़ा रखा था कि ये है आपका ये लद्दाख रेंज है। लद्दाख के दक्षिण में इसे सिंधु नदी बह रही है और फिर इसके दक्षिण में स्थित है जास्कर रेंज। ये ऊपर है श्योक, लद्दाख रेंज, सिंधु और फिर जास्कर, ठीक है ना। तो ये भी देख लेंगे सिंधु के दक्षिण में स्थित, दक्षिण में स्थित है। ये तो कुछ बातें हो गई जास्कर रेंज के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कैलाश रेंज के बारे में। एक्चुअली में कैलाश जो रेंज है वो तिब्बत में स्थित है, भारत में उसका विस्तार है नहीं, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण कुछ कारणों से है। वो कारण हम देखेंगे कि कैलाश रेंज भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए कैलाश रेंज का दोस्तों विस्तार तिब्बत में है। कैलाश रेंज का विस्तार कहां पर है? तिब्बत में है। इसी कैलाश रेंज के ही दक्षिण में 2 झीलें हैं। इसका नाम है मानसरोवर, ठीक है, और इस झील का नाम है राकस्ताल, ठीक।
इस झील का नाम है मानसरोवर और इसका नाम है राकसताल। इस मानसरोवर झील से ही एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और इस राकसताल से एक नदी का उद्गम होता है जो मैंने बताया था शिप्तला से भारत में प्रवेश कर रही है, जिसका नाम है सतलज। क्लियर है? इसी कैलाश रेंज में ही हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं, ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी कैलाश रेंज से ही करते हैं। हम लोग अपने जो नाथुला दर्रा है या फिर कहिए नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, इन दो दर्रों से होकर के हम तिब्बत जाते हैं और फिर तिब्बत में हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाते हैं जो कि इस कैलाश रेंज में स्थित है। ठीक है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है कैलाश मानसरोवर। ठीक है, उसकी यात्रा पर हम लोग जाते हैं। ये भी ट्रांस हिमालय का भाग है। हम लोग देखते ही ये जो आपका कैलाश रेंज है इसे लद्दाख रेंज का ही विस्तार माना जाता है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट में स्थित है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। लद्दाख रेंज का, इसको लद्दाख रेंज का ही विस्तार माना जाता है, साथ ही यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक, चलिए इसके बारे में बाकी हम लोगों ने सब देख ही लिया सारी चीजें। इस कैलाश रेंज से दो महत्वपूर्ण नदी निकल रही, ब्रह्मपुत्र सतलज, और साथ ही साथ एक नदी का और भी उद्गम होता है, उसको भी यहीं पे देख लें। यहीं पर एक झील और है, एक झील और है यहीं पे। इस झील का नाम है सिंगी खंबा। इस झील का क्या नाम है? सिंगी खंबा। और इस सिंगी खंबा झील से ही एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी का नाम है सिंधु। क्लियर है ना? तो इस कैलाश रेंज से तीन महत्वपूर्ण नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रों का उद्गम हो रहा है। ठीक है, जो झीलें हम लोगों ने देख ली, तीन महत्वपूर्ण झीलें हैं, सिंगी खंबा, राकसताल और मानसरोवर। इसी कैलाश रेंज में ही एक ग्लेशियर स्थित है। इस कैलाश रेंज का एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर जिसका नाम है चेमा योंगडोंग। ठीक है ना, कैलाश रेंज का एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा योंगडोंग। इस ग्लेशियर को भी आपको नाम याद रखना है। इसी चेमा योंगडोंग ग्लेशियर के पानी से ही, जो पिघलने से ही सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम होता है। ठीक, अब हमको देखना है दोस्तों, यहाँ पर है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार के बारे में देख लेंगे। ये तिब्बत का पठार जो है ये भी आपका कहाँ स्थित है? हमारे जो भारत है, भारत के उत्तर में स्थित है। यानी कि जो कैलाश रेंज है, इस कैलाश रेंज के दक्षिण में तिब्बत का पठार स्थित है। सारा का सारा ये चीन के अधिकार में है। ठीक है ना, चीन ऑक्यूपाइड है, चीन अधिकृत। इसकी अगर एवरेज हाइट की बात कर लेते हैं 5300 मीटर है इसकी एवरेज हाइट। ठीक है, तिब्बत का पठार। इसी तिब्बत के पठार में ही अगर हम कहें तो जो हमारी झील है कैलाश मानसरोवर वगैरह वो यही इसी क्षेत्र में स्थित है। एक और पठार की बात करना आवश्यक है जिसका नाम है पामीर का पठार। देखिए जो दोस्तों, जो पामीर का पठार है, इस पामीर के पठार का जो अवस्थिति है वो कुछ इस तरीके से, ये हमारा उत्तर भारत हो गया। हमारे भारत के जस्ट ऊपर, हमारे भारत के उत्तर में ये पामीर का पठार स्थित है। इस पामीर के पठार को ही पामीर की गांठ भी बोलते हैं। देखिए पामीर के पठार को ही पामीर की गांठ भी बोलते हैं क्योंकि इस पामीर के पठार से कुछ पर्वत रेंजेस निकलती हैं। जैसे कि अफगानिस्तान में जो पामीर के पठार से जो पर्वत रेंज जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग हिंदू कुश। ठीक है, इसी तरीके से एक रेंज इस तरीके से जा रही है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, इसको हम लोग बोलते हैं सुलेमान। ठीक, यहीं से निकल करके दोस्तों एक रेंज इस तरह से मंगोलिया की साइड जाती है, इसको हम लोग बोल देते हैं कुल्लुनसान। एक रेंज को इस तरीके से चाइना में विस्तार है, इसको बोलते हैं हम लोग तिएनसान। और फिर इसके दक्षिण में इस तरीके से जो जा रही है इसको हम लोग बोल देते हैं काराकोरम। ठीक, तो ये इतनी सारी रेंजेस आकर के पामीर के घाट में मिल रही है। फिर पामीर के घाट से इतनी सारी रेंजेस निकल रही हैं, इसी वजह से इस पामीर के पठार को हम लोग क्या बोल देते हैं? पामीर की गांठ बोल देते हैं। क्लियर है ना? पामीर के पठार को इसी कारण से हम लोग पामीर की गांठ बोल देते हैं। इस पामीर के पठार को विश्व की छत बोला जाता है। पामीर के पठार को दोस्तों क्या कहा जाता है? विश्व की छत बोला जाता है। साथ ही साथ इसको एशिया का निष्प्राण हृदय भी बोला जाता है। पामीर के पठार को एशिया का निष्प्राण
हृदय भी बोला जाता है। क्लियर है ना। अगर इसकी अवस्थिति पूछ ली जाएगी तो हमारे भारत के उत्तर में स्थित है, यानी कि ट्रांस हिमालय के उत्तर में पामीर का पठार स्थित है। पामीर के पठार को ही पामीर की गांठ बोलते हैं। हिंदकुश अफगानिस्तान, हिंदकुश का विस्तार कहाँ है? अफगानिस्तान में। सुलेमान का पाकिस्तान में, ठीक है। ये आपकी तजाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली जाती है, मंगोलिया तजाकिस्तान। ये आपका चाइना में चला गया, ठीक है। और काराकोरम कहाँ गया? काराकोरम इंडिया में आ गया, ठीक है। चलिए, ये कुछ चीजें हो गई हमारे, हम लोगों ने देख लिया अपने उत्तर भारत की जो हम लोग पर्वत पढ़ रहे थे उस क्रम में हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर कर लिया, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ लिया, हमने पामीर की पठार भी पढ़ लिया, तिब्बत का पठार भी पढ़ लिया। कल अगला जो हम लोग टॉपिक डालेंगे, अगला जो वीडियो हमारा होगा वो होगा हमारा हिमालय से संबंधित, ठीक है। हिमालय के हम लोग सारी रेंजेस की बात कर लेंगे। अगले जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। थैंक यू।